एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि डर के मारे जंगल में भाग रहा होता है, जैसे कि उसके पीछे कोई पड़ा उसे मारने। वो लड़का भागते हुए नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसके पैर में चोट लगती है। और जब वो अपने सामने देखता है तो बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं जिनसे वो डर के भाग रहा था। वो लड़का कहता है, क्या तुम कहना चाह रहे हो मैं तुम्हारे हाथ के ऊपर ही शुरू से नाच रहा था? उनमें से एक आदमी कहता है, तुम्हें शायद भागने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, तभी तो तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। वेल डन प्रिंस जियोन। दूसरा आदमी कहता है, यहाँ पर इतने समय तक इंतजार करते करते मुझे तो नींद आने लगी है। प्रिंस जियोन अपने सामने इन्हें देखकर सोच रहा था, आखिर मैं अभी क्या करूँगा? मेरे अंदर अभी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं यहाँ से भाग पाऊँ। प्रिंस जियोन फिर उन आदमियों को कहता है, आखिर क्यों? तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं तो एकेडमी में भी खुद को एनरोल नहीं करवा रहा। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए? तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? उन लोगों में से एक आदमी कहता है, अगर तुमने एकेडमी ज्वाइन नहीं करी या फिर तुम्हारे पास मार्शल आर्ट्स के कोई स्किल नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि इन सभी से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंस जियोन, जब तक तुम्हारे पास राजगद्दी पाने का अधिकार है, हमारे पास बस यही एक रास्ता है और तुम्हें इसे गिव अप करना ही पड़ेगा। तुम्हारे अंदर पीजेंट ब्लड है, यानी गरीब का खून। सिंस तुम्हारा खून का रिश्ता उनसे है, हमें तुम्हें मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। प्रिंस जियोन सोच रहा होता है, पीजेंट ब्लड, आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोम की डिसरेस्पेक्ट करने की? वो मुझे किसी भी हालत में मार नहीं सकते, और अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। वो आदमी कहता है, क्या तुमने वॉरियर जेंग से मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है? नहीं, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, पर तुम्हें देखकर ये जरूर लग रहा है तुम अपने ब्लड लाइन को प्रूव कर रहे हो। बिना किसी ट्रेनिंग और स्किल के तुम आखिर तक हार नहीं मान रहे। लगता है तुम्हें मारने में काफ़ी मज़ा आएगा। सुनो, सभी लोग उस पर एक साथ ही हमला करो। और सभी उस पर एक साथ ही हमला कर देते हैं। प्रिंस जियोन लड़ने की कोशिश करता है पर वो जल्दी पकड़ा जाता है और उसके हाथ से डैगर भी नीचे गिर चुका था। वो आदमी कहता है, क्या तुम्हारे छोटा सा विरोध यही खत्म होता है? तभी प्रिंस जियोन अपने पीछे से एक दूसरा डैगर निकालता है, जो देखकर दूसरा आदमी उसे अलर्ट करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही प्रिंस जियोन उसे मार चुका था। और ये देख सभी काफ़ी हैरान थे। आखिर एक बच्चा जिसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती हमारे एक मेंबर को कैसे मार सकता है? क्या उस लड़के ने जानबूझकर ये सब करा ताकि हम सब अपना गार्ड डाउन कर दे? वो बच्चा ऐसी सिचुएशन में भी एक चाले के बड़ा हमला करने में कामयाब रहा। क्या होता अगर उसने सच में ही मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर ली होती? और वो आदमी बड़े गुस्से में प्रिंस जियोन के ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है। पहले वो उसे एक नी मारता है और कहता है, क्योंकि हमने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत हो गई। और वह बड़े गुस्से में प्रिंस जियोन के पेट में सोर से एक होल कर देता है और फिर उसे अपने पैरों से दबाने लगता है। तुम्हारे पेट में एक होल होने के बाद अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? प्रिंस जियोन सोच रहा था, जैसे कि मैंने सोचा था, मैं दोबारा इस ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर फिर भी ठीक है, एटलीस्ट मैं उनके एक मेंबर को तो मार पाया। वो आदमी कहता है, तुम्हें भी धीरे धीरे करके एक पेनफुल डेथ मिलेगी, पर किसी को भी ऐसा मारना मेरी स्टाइल नहीं है। पर जबकि हमारा एक आदमी मारा गया है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बचा है। तभी अचानक से वहाँ पर कोई चीज़ लाइट की स्पीड से आती है, जिससे टकरा कर वो आदमी मारा जाता है। सभी अपने सामने देखकर पूरा डर गए थे। तभी उन्हें उनके पीछे एक लड़का खड़ा हुआ दिखता है। वो सभी सोच रहे थे कि आखिर ये सब क्या था और ये लड़का कौन है और उसने ये कौन से टाइप के कपड़े पहने हैं। इससे पहले तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। फिर वो सभी एक साथ ही हमला करने जाते हैं, पर वो लड़का इतना फास्ट है कि पलक झपकते हुए लड़का गायब हो जाता है। वो हमारे सामने से ऐसा गायब हो जैसे कि वो यहाँ पर था ही नहीं। क्या ये कोई एजिलिटी स्किल है? नहीं, ये नहीं है। ये ऐसा है जैसे कि वो एक ही सेकंड में गायब हो रहा है। तभी उनके ऊपर वो लड़का लाइट्स की स्पीड से हमला करने लगता है। जो देखो सोच रहे थे, आखिर लाइट एग्जैक्टली क्या है? क्या यह हो सकता है ये किसी मास्टर के पावर हो जिनकी रैंक खास लेवल तक पहुंच चुकी है? पर आखिर उनके जैसा कोई मास्टर उस लड़के को क्यों बचाएगा? ऐसे वो उस लड़के का बहुत सारा खून बह चुका है, तो वो ऐसे ही मारा जाएगा, उसे बचने का कोई फायदा नहीं। मतलब हमारा मिशन पूरा हुआ, जल्दी करो सभी और यहाँ से निकलो। पर वो लड़का उन्हें वापस जाने नहीं देता और उन सभी को मरता हुआ देख प्रिंस जियोन बहुत ही खुश हो रहा था, पर उसकी हेल्थ इतनी डिटोरिएट हो चुकी है कि वो बेहोश होने लगता है। उसे देख वो लड़का कहता है, लगता है हमारे एंसेस्टर हैप्पी मूड में है, डेथ बेड पर होने के बाद भी। प्रिंस जियोन सोच रहा था, एंसेस्टर आखिर ये कौन है और ऐसे नॉनसेंस बातें क्यों कर रहा है? ऐसे अचानक यहाँ पर अपियर होने के बाद मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मेरी एंटर बॉडी टूटने लग रही है। क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ? वो लड़का कह रहा था, क्या उन्होंने मुझे ऑलरेडी ढूंढ लिया है? लगता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं यहाँ पर जल्दी आकर आपको सिखाना चाह रहा था आखिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, पर लगता है कि प्लान को बदलना पड़ेगा।
सिंस आप जल्दी मरने वाले हैं मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और वो कोई इंजेक्शन प्रिंस जियोन के गले में लगा देता है। मैं इसे लगा रहा हूँ, यह बहुत ही क्रिंज है। खैर चलो काम तो पूरा हुआ है। ये एंसेस्टर नेम प्लीज मेक श्योर करना कि आप सक्सेड हो जाओ ताकि आपके डिसेंडेंट की लाइफ थोड़ी इजी हो पाए। ये नैनो मशीन लेटेस्ट वर्जन का है तो इसे यूज़ कर पाना बहुत ही आसान होगा। गुड लक एंसेस्टर इसे अच्छे से सीखने के लिए। और वो लड़का चला जाता है, यानी प्रिंस जियोन उस लड़के का पूर्वज है और वो यहाँ पर आया था प्रिंस जियोन की हेल्प करने। प्रिंस जियोन सोच रहा था आखिर ये अजीब सा लड़का कौन था, आखिर ये अजीब सा लड़का कौन था और ऐसे अजीब से बातें क्यों कर रहा था और ये सब क्या था। तभी उसके अंदर से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक सीरियल नंबर बताती है और ये भी के 7 जेन नैनो मशीन है और इसकी एक्टिवेशन अभी शुरू हो जाएगी। पर अपने अंदर से प्रिंस जियोन किसी की वॉइस सुनकर पूरा ही घबरा गया था। बहुत समय पहले जियांगू के फाइटर्स ने मार्शल आर्ट सीखना शुरू करा ताकि वो खुद को और अपने परिवार को दुश्मनों से बचा पाए। जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों ने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने में करने लगे। मार्शल आर्ट्स फिर और भी ग्रो होते होते सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसमें सिंपल फॉर्म सीज मूवमेंट्स बन गए और ब्रीदिंग टेक्निक्स को इंटरनल एनर्जी के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाने लगा। लोगों ने फिर अपनी टीचिंग्स और टेक्निक्स को फ्यूचर जनरेशंस को पास करते रहे ताकि मार्शल आर्ट्स और भी इवॉल्व होता रहे। जिन लोगों ने मार्शल आर्ट्स को मास्टर कर लिया था वो आम लोगों से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और उन्हें मुरिन पीपल कहा जाता था। जो फाइटर्स मुरिन पीपल के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे उन लोगों ने क्लास को तैयार करना शुरू करा और वह क्लास डिवाइड हो गए फोर्सेस ऑफ जस्टिस और इविल में। और इनके बीच में एक और ग्रुप तैयार हुआ जिनका भला या फिर बुराई से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें बस स्ट्रेंथ चाहिए थी। इन्हें पूरी दुनिया डिमोनिक कल्ट के नाम से बुलाने लगी और इस डिमोनिक कल्ट के हार्ट टैंकिंग फैमिली का नाजायज वारिस है प्रिंस जियोन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंस जियोन को जिसे कि अभी अभी होश आया था, पर मैं श्योर हूँ मेरे पेट को सोर से फाड़ दिया गया था। आखिर क्या हुआ था और मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है, आखिर मेरे ये शरीर पर काले काले निशान क्यों बन गए हैं और मुझ में से इतनी बदबू क्यों आ रही है। तभी एआई कहता है कि आप जाग गए मास्टर। प्रिंस जियोन एआई की वॉइस सुनकर डर जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा, क्या यह टेलीपैथी है। पर नहीं, मैंने ये पहले भी सुनी है पर वो अलग था। ऐसा लग रहा है उसकी आवाज़ मेरे दिमाग के अंदर से आ रही है, पर आखिर मेरे सर में से कोई आवाज़ कैसे आ सकती है। एआई कहता है आप सही कह रहे हैं मास्टर। प्रिंस जियोन कहता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ आखिर तुम कौन हो। एआई कहता है मेरा काम है मास्टर के ब्रेन को सपोर्ट देना। मैं स्काई कॉर्पोरेशन का 7 जेन नैनो चिप हूँ, इसलिए हम इसे नैनो ही बुलाएंगे। प्रिंस जियोन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था और कहता है क्या, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो और आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। नैनो कहता है मैं 7 जेन नैनो चिप मशीन हूँ। प्रिंस जियोन कहता है नैनो मशीन मतलब अब इविल गॉड है। प्रिंस जियोन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने मशीन को मुसिन सुना है जिसका मतलब इविल गॉड होता है। प्रिंस जियोन सोच रहा होता है क्या ये इविल गॉड की बात कर रहा है जिनकी पूजा डिमोनिक कल्ट करती है, या आप सच में इविल गॉड है। फिर हमें वॉरियर जैंग को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर बाय को लेकर आया था प्रिंस जियोन का ट्रीटमेंट करने। डॉक्टर बाय कहते हैं क्या यह एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। जैंग कहता है आपने सही कहा, आए दिन असैसिनेशंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर बाय कहते हैं ये किसी चमत्कार से कम नहीं कि प्रिंस जियोन वहाँ से बचकर वापस आ पाए। जैंग कहता है कि मुझे लगता है प्रिंस जियोन की किसी ने मदद करी है, पर मैं नहीं कह सकता कि आखिर किसने हेल्प करी है। डॉक्टर बाय कहते हैं क्या तुम वहाँ के निशानों को देखकर कोई गेस कर सकते हो। जैंग कहता है मैंने अपने सामने जो कल देखा वो काफी टेरिफाइंग था। जमीन पर लोगों की लोअर बॉडी पड़ी हुई थी पर अपर बॉडी गायब थी और ये लोग कोई आम लोग नहीं थे, ये लोग डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स थे। उन सब में बस एक ही आदमी के पास पूरा शरीर था जिसका सर में एक डैगर घुसा हुआ था जो कि मैंने प्रिंस जियोन को दिया था। तभी अचानक से मुझे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई थी और मैं देखता हूँ कि वहीं पर ही पास में प्रिंस जियोन खून से लथपथ होकर पड़े हुए हैं। मैंने उन्हें तुरंत ही पहचान लिया। पर डॉक्टर बाय कहता है पर क्या उसके शरीर में कोई भी घाव नहीं थे। जैंग कहता है बिल्कुल सही, उनके सांसें ऐसे चल रही थी जैसे कि वो सो रहे हो। उनके कपड़े क्लियरली फटे हुए थे शोर की वजह से, पर प्रिंस के शरीर में एक भी स्क्रैच नहीं था। डॉक्टर बाय सोच रहे थे आखिर कौन मदद कर सकता है। कल्ट लीडर तो खुद को इस समय इन्वॉल्व नहीं करेगा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है ये सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलो मुझे जल्दी से प्रिंस जियोन के कमरे तक ले चलो। यहाँ पर प्रिंस जियोन नैनो को कह रहा था क्या वो आप ही थे जिसने मेरी जान बचाई थी गॉड। नैनो कहता है अगर आप उसकी बात करें जिसने आपकी जान बचाई थी दुश्मनों से तो वो मैं नहीं था, पर अगर आप कह रहे हैं जिसने आपके शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड में डाला था तो हाँ वो मैं ही था। प्रिंस जियोन कहता है आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड क्या है।
नैनो फिर जल्दी से इन्फॉर्मेशन प्रिंस योन के दिमाग में भेजना शुरू करता है और सर्च करता रहता है उन शब्दों को जो कि सेरा में और कल्चर में यूज करी जाती थी। नैनो कहता है मास्टर मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ जिसकी बात आप कर रहे हैं। प्रिंस योन कहता है तुम्हारी टोन अचानक ही काफी बदल गई, पर अगर तुम इविल गॉड नहीं हो तो तुम कौन हो। नैनो फिर कहता है मैं आपको जल्दी से जल्दी बेसिक इन्फॉर्मेशन और मैनुअल भेज रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि आखिर मेरा इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या आप इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? तो प्रिंस योन हाँ कहता है। तभी अचानक से प्रिंस योन को उल्टी होने लगती है। नैनो कहता है एक नेचुरल रिएक्शन है, जब पहली बार इन्फॉर्मेशन ब्रेन में रिसीव होती है तो कुछ ऐसा ही होता है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा और नहीं होगा। पर प्रिंस योन का सर घूम रहा था और वो कहता है आखिर ये क्या हो रहा है? नैनो मशीन्स? तो क्या सच में मेरे शरीर में हजारों नैनो मशीन्स लगे हुए हैं? नैनो कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, स्पेसिफिकली कहूँ तो आपके शरीर में भी इतने मशीन्स लगे हुए हैं। प्रिंस योन सोच रहा था आखिर ये क्या है, ये ना ही इंसान है और ना ही भगवान। अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं तुम्हें मेरे शरीर में से निकाल सकता हूँ? नैनो कहता है नहीं। नैनो कहता है आपने देख ही लिया होगा जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको भेजी है, मुझे ऐसा प्रोग्राम किया गया है, मुझे तभी बाहर निकाला जा सकता है जब आपकी डेथ हो जाएगी। प्रिंस योन सोच रहा था मेरे सो कॉल्ड हाफ ब्रदर्स वो सभी मुझे मारने के लिए डेस्परेट बैठे हुए हैं और अब एक अनआइडेंटिफाइड नैनो मशीन मेरे शरीर के अंदर है। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? प्रिंस योन फिर नैनो को कहता है अच्छा मुझे ये बताओ आखिर तुम्हें मेरे शरीर में डाला किसने? तभी जैंग डॉक्टर बाइक को लेकर पहुंच जाता है। प्रिंस योन नैनो को कहता है तुम बिल्कुल चुप ही रहना, नहीं तो लगेगा कि मैं पागल हूँ जो कि अपने सर से ही बातें कर रहा है। नैनो कहता है मैं आपके थॉट्स को रीड करके भी कम्युनिकेट कर सकता हूँ। प्रिंस योन कहता है ठीक है मैं समझ गया, ज्यादा बातें मत करो और चुप रहो। और नैनो खुद को टेम्पररीली साइलेंट मोड पर डाल देता है। उसके बाद जब जेंग और डॉक्टर बाइक अंदर आते हैं तो उन्हें लगता है कि प्रिंस योन सो रहा है। जेंग जाकर उसे धीरे से उठाता है और कहता है प्रिंस उठिए, पर आखिर आपके शरीर में से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? डॉक्टर बाइक फिर कहते हैं प्रिंस योन तुम्हें याद है हम पहले मिल चुके हैं? प्रिंस योन कहता है हाँ बिल्कुल, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो थे जो कि मेरे मॉम को देखने आए थे जब वो बीमार थी। डॉक्टर बाइक कहते मैं तुम्हारे पल्स को चेक करना चाहता हूँ, मुझे अपना हाथ दो। डॉक्टर बाइक चेक करके कहते ये तो बहुत ही अजीब है। जेंग कहता है क्या हुआ डॉक्टर, क्या प्रिंस के साथ कुछ गलत हुआ है? डॉक्टर बाइक कहते हैं नहीं, ये उसका अपोजिट है, ये प्रिंस के लिए बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। प्रिंस योन पूछता है आखिर आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बाइक कहते हैं तुम्हारा ये शरीर अंदर से पूरा क्लीन हो चुका है और तुम्हारी एनर्जी फ्लो भी एक्टिवेट हो चुकी है, क्या तुमने किसी तरह की कोई दवाई ली थी? प्रिंस योन ये सुनकर चौंक जाता और कहता है माफ कीजिए पर आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर बाइक कहते हैं तुम्हारे पास अब एक परफेक्ट शरीर है मार्शल आर्ट के ट्रेनिंग के लिए। प्रिंस योन ये सुनकर सोचने लगता है तो ये सारे काले धब्बे मेरे शरीर के अंदर की गंदगी है। प्रिंस योन अपने मन में ही पूछता है क्या ये सब तुमने ही किया है नैनो? नैनो कहता है आपके शरीर में जितने भी नैनो मशीन्स है उन्होंने आपके पूरे शरीर में से गंदगी को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और आपके नसों को, जोड़ों को और मांसपेशियों को रीसेप किया है ताकि आपका ये शरीर एक परफेक्ट शरीर बन पाए। प्रिंस योन कहता है आखिर तुम क्या हो, क्या तुम श्योर हो तुमको इविल गॉड नहीं हो? नैनो कहता है मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मशीन हूँ मास्टर। तो डीमनिक कल्ट में बहुत सारे क्लान्स और फैमिलीज आते हैं पर उनमें से बस 6 क्लान्स ही मेन है, स्वॉर्ड क्लान, डार्क क्लान, स्प्रिंग क्लान, पॉइजन क्लान, साउंड क्लान एंड ब्लेड क्लान। और इन सारे क्लान्स के जो लॉर्ड है वो एक शपथ में बंधे हुए हैं, उन्हें 6 क्लान में से हर क्लान के एक लेडी के साथ शादी करनी पड़ेगी ताकि वो इन क्लान्स को उनके उत्तराधिकारी दे पाए। इन सभी बच्चों को उनके रेस्पेक्टिव क्लान में ही बड़ा किया जाएगा। जब वो सब एक सर्टेन एज तक पहुंच जाएंगे उनका दाखिला डीमनिक एकेडमी में कर दिया जाएगा। डीमनिक एकेडमी जो कि हर 10 साल में एक बार ही खुलती है। उनके हेड होते हैं लीडिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट, जिनका काम होता है जनरेशन के बेस्ट वॉरियर को चुनना। इसमें एक ऐसा इंटेंस कंपटीशन का पीरियड आता है जब कुछ प्रिंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं और इसे उत्तराधिकारियों का महासमर कहा जाता है। फिर हमें जियोन को दिखाया जाता है जो कि नैनो से मन में ही बातें कर रहा था। क्या तुम श्योर हो तुम कोई इविल गॉड नहीं? नैनो कहता है मैं कोई इविल गॉड नहीं हूँ मास्टर, मैं बस एक मशीन हूँ। जियोन फिर सोचता है डॉक्टर बाइक पॉइजन क्लान से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे नैनो मशीन वाली बात छुपा के रखनी पड़ेगी। नैनो कहता है कि सेरा के जो लोग हैं वो सभी मेरे प्रेजेंस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। डॉक्टर बाइक फिर कहते हैं ये तो सच है कि उसकी किसने तो हेल्प करी है पर उसके शरीर में कुछ भी गलत नहीं हुआ है, पर मैं फिर भी एक टॉनिक दे रहा हूँ जो कि एनर्जी को रिगेन करने में हेल्प करेगी। जेन कहता है आपका शुक्रिया डॉक्टर, पर क्या आप अभी जा रहे हैं? चलिए मैं आपको बाहर छोड़कर आता हूँ। डॉक्टर बाइक कहते हैं नहीं ठीक है, तुम यहाँ पर ही रहकर प्रिंस का ध्यान रखो। डॉक्टर बाइक फिर बाहर आकर सोच रहे थे ये काफी अजीब है, आखिर एक इंसान एक ही रात में इतना कैसे बदल सकता है। बहुत समय पहले मैं श्योर था उसे निकाल दिया जाएगा उसके कमजोर शरीर और मार्शल आर्ट का जीरो नॉलेज की वजह से,
पर अब उसके करंट बॉडी को देखकर मुझे लगता है कि वो सबसे बेहतर मार्शल आर्ट्स को सीख सकता है दूसरे किसी भी प्रिंस से। आफ्टर ऑल वो लॉर्ड का नाजायज बेटा जो है, क्या वो अब तक जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ भी नहीं आता? पर अगर लॉर्ड ने सच में उसकी मदद करी होगी तो उसे ये बात एक्नॉलेज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जल्दी डिमोनिक एकेडमी शुरू हो जाएगी, पर तब क्या होगा क्या पता। यहाँ पर जियोन सोच रहा था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पकड़ पाए हैं, पर अगर मैं सोचूं तो मेरे जिंदा रहने का कोई ना कोई तो रीज़न होगा। और थैंक्स टू जेंग जिसने मेरी जान बचाई। इवन तो नैनो ने ही मुझे हील किया है, पर अगर जेंग सही समय पर वहाँ पर नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। जियोन फिर कहता है, जेंग तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जेंग कहता है, माफ करना प्रिंस, पर मुझे लगता है कि आपको पहले जाकर नहा लेना चाहिए। उसके बाद जियोन जाकर नहाते हुए नैनो को कहता है, हे नैनो, पहले तुमने मुझे कहा था कि तुमने मेरे शरीर को सेल्फ हीलिंग मोड पर डाला था। आखिर ये सेल्फ हीलिंग मोड कितना हील कर सकता है? नैनो कहता है, कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल चोट जो कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट की वजह से आई हो वो जल्दी हील हो जाती है, पर ब्लड लॉस और डिकैपिटेशन में ज्यादा समय लग जाता है क्योंकि उसमें सेल डिवीजन करनी पड़ती है। जियोन कहता है, सच में? पर तुम ऐसा बातें क्यों करते हो जो कि मुझे समझने में मुश्किल होती है? चलो क्यों ना मैं सेल्फ हीलिंग मोड को ट्राई करके देखूं। और वो डैगर से अपना हाथ काट लेता है। नैनो जल्दी से सेल्फ हीलिंग मोड ऑन करता है और देखते देखते हीलिंग शुरू हो जाती है। और ये देख जियोन पूरा हैरान था। इवन तो मैंने ये सब मेरे सामने ही होता हुआ देखा है, पर मुझे फिर भी इसके ऊपर यकीन करने में मुश्किल हो रही है। पर अब मुझे पता है कि ये काम करता है। पर तुमने मेरे दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी है, क्या मैं उसका इस्तेमाल करके सारे फंक्शन को यूज कर सकता हूँ? नैनो कहता है, अब हम सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी इंस्ट्रक्शन उसमें दिया गया है। जियोन कहता है, ठीक है, मैं नहाने के बाद उन सभी को ट्राई करूंगा। फिर नहाने के बाद जियोन अपना शरीर देखकर पूरा ही चौंक गया था। नैनो, आखिर ये सब क्या है? आखिर मेरा शरीर अचानक इतना मस्कुलर टोन कैसे हो गया? क्या ये सब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है नैनो? तो नैनो कहता है, आपने सही कहा, मैंने आपके शरीर को रिकंस्ट्रक्ट किया है। ये साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है कि कुछ नहीं से कुछ भी बना देना, पर किसी भी एग्जिस्टिंग बॉडी पार्ट को रिकंस्ट्रक्ट करना कोई भी मुश्किल बात नहीं। जियोन कहता है, तुम जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हारे बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जो भी सीखा है वो सब कुछ यूजलेस है। हे नैनो, ये रही मेरी किताबें, मैं इन्हें ही पढ़ता हूँ। चलो मुझे भी बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। नैनो कहता है, आप एक किताब उठाइए और उसके हर पन्ने को पलटिए। जियोन कहता है, मुझे सिर्फ पन्ने पलटने हैं, मेरे पास बस एक ही किताब है मार्शल आर्ट से रिलेटेड। ये किताब है ब्लड पॉइंट्स और ची के बारे में। इसमें 3 GSM के बारे में लिखा गया है, जो कि ब्रीदिंग मेथड अपने शरीर और दिमाग को ट्रेन करने के लिए। पर अगर तुम इसे अपने पूरी लाइफ में प्रैक्टिस करते रहो तब भी इसके लॉस्ट लेवल पर भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुझे ब्लड पॉइंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, ये बेहतर रहेगा। तो चलो मैं पन्ने पलटना शुरू करता हूँ। और जियोन एक एक करके सारे पेजेस पलट देता है। नैनो फिर कहता है, मैंने सक्सेसफुली पूरी किताब को स्कैन कर लिया है। मैं आपको इसकी जानकारी भेज रहा हूँ, सब करना। जियोन कहता है, स्कैन? तुम्हारा मतलब तुमने सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करी है? नैनो कहता है, आप सही कह रहे हैं, क्या आप जानकारी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे? और फिर जियोन जानकारी हासिल करते उसे थोड़ा उल्टी जैसा फील होने लगता है, पर उल्टी नहीं होती। जियोन कहता है, अब क्या करना है? नैनो कहता है कि अगर आप उसके नॉलेज को एक्वायर करना चाह रहे हैं तो आपको बस उसके बारे में सोचना होगा। और जियोन सोचता है किताब में जो भी लिखा हुआ था उसे लाइन बाय लाइन कहने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो भी कह रहा था उसे समझ में भी आ रहा था। जियोन इससे काफी इम्प्रेस हो गया था और वो कहता है, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है, मुझे ये सब बस याद ही नहीं, मैंने समझ भी पा रहा हूँ। नैनो कहता है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दिया करेक्शन के साथ, जो कि इस किताब में थी। जियोन कहता है, क्या इसका मतलब इस किताब में भी गलतियाँ थी? तो नैनो कहता है कि मेरे पास जो भी जानकारियाँ हैं मैंने उस हिसाब से करेक्शन की है। जियोन कहता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, क्या इसका मतलब मैं सबसे बेहतर मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ? दूसरे 6 क्लास के कैंडिडेट्स ने बहुत सी फाइटिंग टेक्निक सीख ली होगी, क्योंकि उन्हें बचपन से यही सब सिखाया जा रहा है। मैं तो उन लोगों को देखकर भी 3 GSM टेक्निक सीख नहीं पाया। मेरे पास मार्शल आर्ट्स की ज़्यादा किताबें नहीं है, पर मैंने सुना है कि डिमोनिक एकेडमी की लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें रखी हैं। पर मेरे पास ये एबिलिटी है और इसकी मदद से मैं एकेडमी में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सबसे जल्दी बन जाऊँगा। अब बस मेरा यही गोल है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कह रहा था, मैंने उन सबको भेजा था लड़के को टपकाने के लिए और वो 5 ही मारे गए। तुम चाहते हो मैं इस बात पर भरोसा करूं? मुझे लगता है उसकी किसने सीक्रेटली हेल्प की है, प्रिंस मुकेम। मुकेम कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की बिना मेरे परमिशन के? मुझे लगा था वो नाजायज है तो संभालना आसान रहेगा, पर लगता है उसके पास कोई सीक्रेट चीज़ है। मैंने उससे गार्ड से छुटकारा पाने की कोशिश करी थी, पर तभी कोई था जो कि उसकी हेल्प कर रहा था। मैं अपने हाथ तो गंदे करना नहीं चाह रहा था, पर मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं बचा है। मुझे उसे इस डिमोनिक एकेडमी में मानना पड़ेगा।
अब बस मुझे उसका डिमोनिक एकेडमी में आने का इंतजार है और सारा काम मैं ही यहाँ पर कर दूंगा। सुबह सुबह जियोन सोच रहा था, मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ। क्या ऑलरेडी सुबह हो गई है? आज ही वो दिन है जिस दिन मैं एकेडमी को ज्वाइन करूंगा। जियोन फिर नीचे जैंग को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोचता है, अच्छा होता अगर मैंने जैंग के डेगस टेक्निक सीक्रेटली सीख ली होती। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा करा तो 6 क्लास के लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब मेरे मदर की डेथ हुई थी तो मैंने शपथ ली थी, मैं जब तक एकेडमी में नहीं जाता मैं मार्शल आर्ट्स नहीं सीखूंगा। नैनो कहता है, मास्टर क्या आप चाहते हैं मैं जैंग के मूवमेंट्स को स्कैन करूं? जियोन कहता है, क्या तुम दूसरे लोगों के मूवमेंट्स को स्कैन कर सकते हो? नैनो कहता है, आपने सही कहा, मैं कर सकता हूँ। जियोन कहता है, तो इसका मतलब तुम जैंग की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को स्कैन कर सकते हो और फिर उसे मेरे दिमाग में भी ट्रांसफर कर सकते हो। नैनो कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये पॉसिबल है। मेरे प्रोग्राम में वेरियस मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर आप चाहे तो मैं आपको अभी ट्रांसफर कर सकता हूँ। जियोन कहता है, क्या जैंग को बिना पूछे उसके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को ले लेना सही होगा? नहीं, मैं दोपहर को एकेडमी जा रहा हूँ तो अच्छा होगा कि मैं जाने से पहले कोई भी रिग्रेट ना रखूँ। मेरे पास अभी समय नहीं है ये सोचने के लिए कि आखिर मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। प्लीज नैनो जैंग के मूवमेंट्स को स्कैन करो। और नैनो स्कैनिंग करना शुरू करता है जिसमें आधे घंटे का समय लग जाता है। नैनो कहता है, मूवमेंट स्कैन पूरा हो चुका है, ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और फिर जल्दी ट्रांसफर पूरा हो जाता है। जियोन कहता है, इस बार भी मुझे दर्द हुआ पर लास्ट टाइम से बहुत बेहतर था। जियोन फिर अपने अंदर बहुत से चेंजेस को महसूस करता है और वो बहुत ही खुश हो रहा था अपने चेंजेस को लेकर। यह जैंग की डैगर स्किल, लगता है मैं ये कर सकता हूँ पर मुझे केयरफुल रहना होगा इसके बारे में जैसे जैंग को पता ना चले। और जियोन खिड़की बंद करके प्रैक्टिस करता है और वो रिजल्ट्स देखकर पूरा ही चौंक गया था। ये एग्जैक्टली सेम है जो कि जैंग ने 20 सालों में सीखी थी। हर दिन ट्रेनिंग करना, अपने पोस्चर्स को ठीक करना और अपने शरीर के हिसाब से मास्टर करना। क्या मुझे ये अलाउ नहीं करता सारे प्रोसेस को इग्नोर करके इसे मास्टर करने में? नैनो कहता है, जब मूवमेंट स्कैन हो रही थी तब मसल एनालिसिस भी पूरा हो चुका था। क्या आप इसे अपने मसल में ट्रांसफर करना चाहेंगे? जियोन कहता है, क्या मुझे मसल ट्रांसफर भी चाहिए होगी? नैनो कहता है, अगर आपने मसल ट्रांसफर नहीं ली तभी अचानक से जियोन नीचे गिर जाता है बहुत ज्यादा दर्द से। मेरे शरीर में अचानक ही बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आखिर मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है नैनो? नैनो कहता है, बार बार ट्रेनिंग करने की वजह से शरीर के मसल्स उस हिसाब से डेवलप हो जाते हैं पर आपके मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुए हैं, इसलिए आपके मसल्स डैमेज हो गए हैं। जियोन कहता है, मुझे पता तुमने मुझे कुछ तो ट्रांसफर किया है पर क्या तुम सब कुछ मुझे थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा सकते हो? और नैनो अपने लैंग्वेज को थोड़ा आसान करने की कोशिश करता है। नैनो फिर कहता है, आपने जैंग की तरह बहुत सालों से ट्रेनिंग नहीं की है इसलिए आपके दिमाग ने तो उसे सीख लिया पर आपका शरीर उसे एडजस्ट नहीं कर पाया। आपको आपके मसल्स को एक ऐसे दौर से गुजरना होगा ताकि आपके मसल्स इन मूवमेंट्स के साथ फेमिलियर हो जाएं और इस ट्रांसफर के बाद ही आप मूवमेंट सही से कर पाएंगे। जियोन कहता है, लैंग्वेज पहले से थोड़ी इजी थी पर मुझे अभी भी सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नैनो कहता है, कि आप चाहते हैं मैं लैंग्वेज को लोएस्ट लेवल पर सेट कर दूं? जियोन कहता है, मैंने कहा मुझे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही है इसलिए ये सब कहकर ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैं बिल्कुल ही बेवकूफ़ हूँ। जियोन फिर कहता है, अगर मैंने इस मसल ट्रांसफर को एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे और ऐसा दर्द नहीं होगा, है ना? नैनो कहता है, आपने सही कहा कि आप ट्रांसफर को शुरू करना चाहते हैं पर इस ट्रांसफर में आपके शरीर में जितने भी नैनो मशीन हैं उन सभी का इस्तेमाल होगा जो कि कुछ घंटों तक चलेगा। जियोन कहता है, अगर मैं 1 घंटे में सबको यूज करना पूरा ही सीख जाऊंगा तो इसके बाद भी मेरे पास और भी समय बचा होगा। ठीक है नैनो, इसे शुरू करो। नैनो कहता है, इस ट्रांसफर में आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा इसलिए आपके समय के दौरान एनेस्थेसिया के अंदर रखा जाएगा। जियोन कहता है, क्या सच में इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है? नैनो कहता है, 13.5 लाख बेहोशी के केसेस हैं जो कि हुआ है मसल पेन की वजह से। क्या आप इसके बाद भी इसे बिना एनेस्थेसिया के ट्राई करना चाहेंगे? जियोन कहता है कि अगर मैं इसे हैंडल नहीं कर पाता तो क्या तुम मुझे तुरंत ही एनेस्थेसिया मोड में ट्रांसफर कर सकते हो? नैनो कहता है, ठीक है, और फिर ट्रांसफर शुरू होती है। जियोन कहता है, आखिर ये क्या है, मुझे तो बस गुदगुदी हो रही है। पर तभी इतना पेन होता है कि जियोन बेहोश हो जाता है और नैनो उसे जल्दी एनेस्थेसिया के अंदर डाल देता है। उसके बाद हमें जैंग को दिखाया जाता है जो कि ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। ये तो काफी टेस्टी बना है पर क्या आज मुझे कुछ स्पेशल बनाना चाहिए? नहीं, मैं सिंपल मील ही तैयार करता हूँ जो कि प्रिंस को पसंद आएगा। 5 साल हो गए मुझे कुकिंग सीखे हुए। तभी हमें पास्ट का एक्शन दिखाया जाता है जब जियोन की मॉम डेथ बेड पर थी और वो जैंग को कह रही थी जियोन का ध्यान रखने को। जियोन कहता है, उनके डेथ को 5 साल हो गए हैं। लेडी हुआ की डेथ हुई थी पॉइजनस फूड की वजह से। आज प्रिंस एकेडमी में जाएंगे। लेडी हुआ, अब प्रिंस को बचा के रखना ताकि वो सरवाइव कर पाए और उन्हें नेक्स्ट मील नसीब हो। तभी जैंग को याद आता है उसने तो जियोन को जगाया ही नहीं है, इसलिए जैंग जल्दी से भागकर ऊपर जाता है जियोन को बुलाने, पर वो देखता है कि जियोन तो नीचे पड़ा हुआ है। जैंग जल्दी से जाकर उसके पल्स को चेक करता है। पल्स के हिसाब से तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, पर वो आखिर ऐसा क्या कर रहे थे जो कि यहाँ पर सो रहे हैं। तभी जैंग की नज़र फ्लोर में पड़े हुए फुटस्टेप्स पर पड़ती है।
जेंग फिर कहता है प्रिंस जो ने मुझे 2 सालों से ट्रेनिंग करता हुआ देखा है और वो अभी से मेरे 20 साल का ट्रेनिंग के लेवल तक पहुंच चुके हैं। ये सब बिलीव कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर जो भी है बहुत ही अच्छा है। नो कहता है मसल ट्रांसफर पूरा हुआ और इसी के साथ एनेस्थीसिया को भी ऑफ कर दिया जा रहा है। जियोन को फिर जल्दी होश आ जाता है, पर वो काफी हैरान परेशान था। जियोन कहता है कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। नैनो कहता है मैंने तो आपको पहले वार्निंग दी थी। जियोन कहता है वो जो भी हो, पर आखिर में से नीचे क्यों पड़ा हुआ हूँ? क्या जेंग इस समय के अंदर इस रूम में आया था? खैर उसके बाद जियोन जाकर डैगर उठाता है। अभी मुझे डैगर को यूज करते समय और दर्द नहीं होगा, राइट? नैनो कहता है मसल ट्रांसफर की मदद से आपके पास अभी वैसे ही मसल है जो कि जेंग के पास है। 20 साल ट्रेनिंग करने के बाद जियोन फिर टेक्निक्स को यूज करना शुरू करता है। ये तो वही टेक्निक्स है जिनको मैंने पहले ट्राई करा था, पर अभी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं और मैं ये महसूस कर सकता हूँ। डैगर की मदद से हवा को काटने का मजा ही कुछ और है। जियोन फिर फर्स्ट फॉर्मेशन को पूरा कर लेता है, जिसमें उसे बहुत ही मजा आता है। और अब बारी है सेकंड फॉर्मेशन की। अब जियोन की पावर इतनी बढ़ गई है कि सेकंड फॉर्मेशन के समय फ्लोर में डीप फुटप्रिंट्स पड़ जाते हैं और ये फुटप्रिंट्स पहले वाले से काफी डीप थे। जियोन कहता है ये तो अच्छी बात नहीं है, मैंने तो नेगों का भी इस्तेमाल नहीं करा है, पर फिर भी फुटप्रिंट्स आ गए। नेगों का मतलब होता है सॉफ्ट स्टाइल। क्या मैंने ऑलरेडी वेगोंग पूरा कर लिया है? वेगोंग मतलब एक्सटर्नल स्किल, पर आमतौर पर लोग उसे हार्ड स्टाइल कहते हैं। अगर जेंग ने ये सब देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। तभी जेंग आ जाता है ब्रेकफास्ट लेकर। प्रिंस आपका ब्रेकफास्ट तैयार है। जियोन काफी घबरा जाता है और कहता है अब मैं क्या करूंगा, इस पर पैर रखने से भी ये ठीक नहीं हो रहा। तभी जेंग अंदर आ जाता है और जियोन कहता है कि जल्दी जल्दी मुझे खाना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जेंग कहता है आप तो हमेशा खिड़की के पास बैठकर खाना खाते हैं। जियोन कहता है सिंस मैं बहुत समय के लिए घर नहीं आऊंगा तो मैं यहाँ पर बीच में बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। जियोन सोच रहा था शायद जेंग ने ये सब नोटिस नहीं करा है, राइट? और देखो तो जेंग ने आज मेरे पसंदीदा डिशेस बनाए हैं। मैं देख सकता हूँ तुम मेरे बहुत केयर करते हो। सिंस आज ही मैं एकेडमी जाऊंगा, शायद ये मेरा लास्ट ब्रेकफास्ट होगा जो कि जेंग ने मेरे लिए बनाया है। और जियोन ये सब सोचकर काफी इमोशनल हो गया था। नैनो कहता है इमोशंस में सडन चेंज की वजह से इसोफेगस में एसिड बन रहा है, इसलिए जल्दी सलाइवा सीक्रेशन बढ़ाइए, खाने को सलाइवा के साथ खाइए। जियोन कहता है ये सारी अजीब बातें करना बंद करो और चुप रहो। जियोन फिर जेंग को कहता है मैं सब कुछ खा लूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और जियोन बड़ी जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। जेंग कहता है धीरे धीरे खाइए प्रिंस, नहीं तो खाना हजम नहीं होगा। फिर खाना खाने के बाद जियोन कहता है खाना बहुत ही अच्छा था। जेंग कहता है प्रिंस आखिर आपने कब मेरी डैगर टेक्निक सीखी? जियोन ये सुनकर पूरा ही चौंक जाता है और कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो? जेंग दिखाता है कि उसे फुटप्रिंट्स के बारे में सब कुछ पता है। ये वो स्टेप है जो कि बनी है मेरे टेक्निक्स के सेकंड फॉर्मेशन की वजह से, और मैं देख सकता हूँ कि पहले वाले से बहुत ही ज्यादा डीप है। और जैसा कि मैंने सोचा था मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। जियोन सोच रहा था दूसरे लोगों के मार्शल आर्ट टेक्निक्स को चुराना एक टेबू है। मैंने गुनाह किया है जेंग के टेक्निक्स को नैनो की मदद से चुरा कर। वेल अगर जेंग इसके लिए मुझे हेड करता है तो मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकता। पर जेंग कहता है कि आपने ये बहुत अच्छा किया है, तो क्या हुआ अगर आपने मेरी टेक्निक सीक्रेटली सीखी है? मैं आपका गार्ड हूँ, अगर मैंने इस क्लास को जगह नहीं दी होती तो मैं आपको कब को ये सब सिखा दिया होता। जेंग फिर एक पेपर जियोन को देता है। ये एक एनर्जी फ्लो मेथड है ताकि आप डैगर टेक्निक के सॉफ्ट स्टाइल यानी नेगों को सीख पाए। जियोन कहता है आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? जेंग कहता है मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ नेगों को सीखने का रिलेटेड, पर एकेडमी में बहुत सारी चीजें जो कि मैंने जो आपको दिया उससे बहुत ही बेहतर है। जियोन जेंग की बातें सुनकर पूरा ही इमोशनल हो गया था। और हमें पास्ट में एक सीन दिखाया जाता है जब जियोन की मॉम की डेथ हो गई थी तो जियोन जेंग को कह रहा था कि मैं दोबारा कभी नहीं रोऊंगा, कभी नहीं। जेंग सोच रहा था लेडी हुआ के डेथ को 5 साल हो चुके हैं, तब मैंने प्रिंस को बहुत ही हंसाने की कोशिश करी थी, पर वो आज भी एक ऐसे लड़के हैं जो कि अपने पेरेंट्स के प्यार के लिए काफी तरसते हैं। जेंग फिर कहता है आपके एडमिशन के बाद मैं आपके साथों नहीं रह पाऊंगा, तो इसलिए आज आप जितना ही रोना चाहते हैं रो सकते हैं, पर आपको याद रखना होगा इसके बाद आप बस स्ट्रॉन्ग ही होते रहेंगे। जियोन फिर जोर जोर से रोने लगता है और सोच रहा था आपसे मैं और नहीं डरूंगा और ना ही हेजिटेट करूंगा। इवन तो मॉम यहाँ नहीं है, पर फिर भी एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं वापस आ सकता हूँ। फिर हमें डिमोनिक एकेडमी को दिखाया जाता है जो कि ओपन हो चुका था और बहुत से बच्चे ऑलरेडी आ चुके थे। जैसे कि मैंने सुना कि सारे क्लास यहाँ पर आ चुके हैं और कितने लोग यहाँ पर आए हैं टोटल, मुझे लगता है लगभग 1000 के आसपास। और अब जब मैं यहाँ पर एकेडमी में हूँ मुझे काफी घबराहट हो रही है, जबकि कंपटीशन उत्तराधिकारियों के बीच में है। एज अ पार्ट ऑफ स्मॉल क्लान हमें लाइन में खड़ा होना ही पड़ेगा। तभी हमें लेफ्ट गार्डियन द फायर किंग लिहुआ मिंग को दिखाया जाता है। लिहुआ कहता है ये सारे काफी शोर मचा रहे हैं, मैं देख सकता हूँ सभी में कोई भी स्पिरिट नाम की चीज है ही नहीं। क्या तुम सभी यहाँ पर आए हो बिना किसी प्रतिज्ञा के, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यहाँ पर डेथ हो जाएगी? है ही देख रहे हो वो लाल बालों वाला इंसान लेफ्ट गार्डियन है।
ये वही है ना जो कि डिमोनिक कल्ट में टॉप 10 में आता है? अरे नहीं नहीं, वो तो टॉप 5 में आता है। लिहुआ वही सोच रहा था। शायद ये सामने रो के बच्चे 6 क्लान्स के उत्तराधिकारी है। नंबर 1 डार्क क्लान प्रिंस मोयोन, नंबर 2 सोर्ड क्लान प्रिंस क्यूंगवॉन, नंबर 3 स्प्रिंग क्लान प्रिंस मुकेन, नंबर 4 पॉइजन क्लान प्रिंस जोंगसुम, नंबर 5 ब्लेड क्लान प्रिंस यूचान, नंबर 6 साउंड क्लान प्रिंसेस वोनरयू। वोनरयू बस एक ही फीमेल कैंडिडेट है। पर आखिर नंबर 7 जियोन कहाँ पर है? जियोन अपना नेम टैग लेने आया था पर उसके नाम का कोई भी टैग नहीं मिलता। क्या मेरा कोई नेम टैग नहीं है? हाँ तुमने सही कहा, मुझे 7 प्रिंस का नाम का कोई नेम टैग नहीं दिख रहा। लगता है तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक मुझे वो मिल नहीं जाता। जियोन सोच रहा था यह जरूर उस 6 क्लास का काम है। ठीक है मैं समझ गया, मैं यहाँ पर इंतजार करता हूँ। लगता है कि वो नहीं चाहते मैं उनके साथ फ्रंट रो में खड़ा रहूँ। वेल अगर मैं शुरू से उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होऊंगा तो इसमें प्रॉब्लम मुझे ही होगा। ये वही लोग हैं जो कि मुझे हमेशा मारने की कोशिश करते रहते जब भी उन्हें कोई मौका मिल जाता है, पर मैं फिर भी यहाँ पर आ गया हूँ उनके अनगिनत हमलों के बाद भी। पर वो शायद मुझे यहाँ पर देखते ही मार देंगे। मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। उसके बाद चियोन जाकर सबके साथ लाइन में खड़ा हो जाता है और उसे जो नेम टैग मिला था वो पूरा काला था और ये शायद 6 क्लान के बच्चों ने ही किया होगा। चियोन को देखकर दूसरे बच्चे बातें कर रहे थे। वो लड़का एक उत्तराधिकारी है ना, पर वो 6 क्लान से बिलोंग नहीं करता। र्यूमर है कि उसे कोई भी मार्शल आर्ट स्टाइल नहीं आती, तो फिर तो वही होगा जो कि सबसे पहले फेल होकर यहाँ से जाएगा। चियोन सोच रहा था मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि वो कौन सी बातें कर रहे हैं, पर ये तो ऑब्वियस है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अभी के लिए मुझे उन्हें कुछ भी कहना नहीं चाहिए। तभी लिहुआ की नजर उस पर पड़ती है। ये काफी अजीब है, वो सबसे पीछे अकेला खड़ा हुआ है। लगता है ये काफी मजेदार रास्ता है टेंशन लेने का। आखिर वो लॉर्ड का नाजायज बेटा जो है। उसके बाद भोंपू बजाए जाते हैं, यानी वो सभी यहाँ पर आ रहे हैं। तभी लॉर्ड बाहर आते हैं और उनके साथ और लोग भी थे। राइट गार्डियन क्रेजी ब्लेड सियोबमेंग। लिहुआ कहता है तुम आखिर ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो? सियोबमेंग कहता है तुम्हें से क्या, तुम अपने काम से काम रखो ना लाल बालों वाले आदमी। तभी लीड गार्डियन ग्रेट गार्डियन की मेरा क्यों कहता है तुम दोनों चुप रहो, और हम उनके चेहरे पर डर देख सकते हैं। फिर हमें लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि मुरिम चियोन में कल्ट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं और उनका नाम है योजोंग। लॉर्ड को अपने सामने देखकर सभी काफी घबरा रहे थे। उनकी प्रेजेंस तो एक और ही लेवल की है। मैं तो अपना सर ऊपर उठा ही नहीं पा रहा। लॉर्ड के बारे में जैसा सोचा था वो बिल्कुल वैसे ही है। चियोन वहीं पर सोच रहा था तो ये आदमी मेरे डैड है। सभी अपने में खुसर फुसर कर रहे थे, जिस पर मैरेक्यूम कहता है सब लोग चुप हो जाओ। माय लॉर्ड अब आप शुरू कर सकते हैं। योजोंग फिर कहना शुरू करते हैं तुम सबके ऊपर निर्भर करता है इस कल्ट का फ्यूचर क्या होगा, इसलिए तुम सभी का यहाँ पर स्वागत है। योजोंग का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि सभी के पसीने छूट रहे थे। क्या इसे ही नेगो यानी सॉफ्ट स्टाइल कहा जाता है? चियोन मन में ही कह रहा था। ऐसा लग रहा है कि वो बस बात कर रहे हैं, पर मुझे उनकी बातें यहाँ पर बिल्कुल पीछे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। योजोंग फिर कहते हैं यहाँ पर अच्छे से ट्रेनिंग करना और अच्छे टाइल्स बनाना, इस कल्ट का पावर तुम्हें बनना है। और सभी पूरे जोश में आ जाते हैं। योजोंग की नजर फिर चियोन के ऊपर पड़ती है, पर वो कुछ नहीं कहते। यह पहली बार है जब मैं उसे मिल रहा हूँ और मुझे बस उनके साथ आंखें दिखाई दे रही है जिनके पीछे बहुत भयानक तूफान छुपा हुआ है। ऐसे ही मैंने उसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि वो वही है जो कि मेरे मॉम के डेथ की खबर जानने के बाद भी एक बार भी नहीं आए थे। लिहुआ फिर कहता है अब जब लॉर्ड के कांग्रेचुलेटरी स्पीच पूरी हो गई है हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। पर कोई भी बच्चा उसके बातों को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, इसलिए लिहुआ बड़े गुस्से में कहता है क्या तुम सब सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते? मैं तुम्हें सिंपली समझा रहा हूँ, अच्छे से सुनना। एकेडमी 4 सालों तक चलेगी। इसमें टोटल 6 स्टेजेस होंगे। हर स्टेज के बाद तुम्हें एक टेस्ट देनी पड़ेगी और तुम्हें बस एक ही मौका मिलेगा पास होने का। सभी बच्चे सोच रहे थे हमें बस एक ही चांस मिलेगा, अगर हम पास नहीं हो पाए तो क्या हम फेल हो जाएंगे? आखिर ये कैसा हो सकता है? लिहुआ कहता है लगता है तुम लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम जो सोच रहे हो वो सही है, जो भी पास नहीं हुआ उसे तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। तभी डार्क क्लान का प्रिंस क्यूंगवॉन कहता है मेरा एक सवाल है। लिहुआ कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हारे जैसा बास्टर्ड को सवाल पूछने का अधिकार है? क्यूंगवॉन ये सुनकर काफी सरप्राइज होता है, क्योंकि वो 6 क्लास को बिलोंग करता है तो उसे हमेशा से स्पेशल प्रिविलेज मिलती आई है। तो आखिर लिहुआ उसके साथ ऐसे कैसे बात कर सकता है? लिहुआ कहता है अच्छा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें बास्टर्ड कह रहा हूँ इसको लेकर। तुम्हें पता होना चाहिए जिस मोमेंट पर तुमने एकेडमी में एंटर करी है तुम्हारे पास से 6 क्लास के सारे प्रिविलेज को छीन लिया गया है। तुम्हारे पास से 6 क्लास के सारे प्रिविलेज को छीन लिया गया है। क्या तुम कंपटीशन शुरू होने से पहले धक्का खाकर बाहर जाना चाहते हो? क्यूंगवॉन कहता है कि माफ करना मुझे इसके बारे में पता नहीं था, और दूसरे प्रिंस इसको लेकर हंस रहे थे। लिहुआ कहता है वेल ये काफी ऑब्वियस है कि तुम क्या पूछना चाह रहे थे। तुम्हें लग रहा होगा कि 6 स्टेजेस के लिए एक चांस काफी अनफेयर है, पर जो भी टेस्ट को पास करके नेक्स्ट स्टेज में जाएगा उन्हें स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। पहला बेनिफिट है दी ब्लैक ड्रैगन बॉल।
जियोन अपने सामने दो बच्चों को बातें करता हुआ सुनता है। अगर वो सच में ब्लैक ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये काफी अमेजिंग है। ब्लैक ड्रैगन बॉल एक मेडिसिन बॉल है जिसे कंज्यूम करने पर 20 साल वर्थ की नेगोंग मिलती है। तो अगर तुम सारे स्टेजेस को पास करोगे तो तुम्हें 6 बॉल्स ऑफ नेगोंग मिलेगी, यानी 120 साल की नेगोंग। ये तो हाई एक्सपर्ट लेवल के सिमिलर है। पर लोग कहते हैं कि तुम जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही कम होती जाएगी, और ऐसे भी इसे पहली बार कंज्यूम कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और अगर ये सच में इतना ही अच्छा है तो वो इसे हमें क्यों दे रहे हैं, वही तो इसे कब का ले लेते। जियोन वहीं पर सोच रहा था, 6 स्टेजेस, मेरे पास अभी कोई भी नेगोंग नहीं है, पर अगर मैं पास होता रहता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे नेगोंग हो जाएंगे। लिहुआ फिर कहता है, इसका सेकंड बेनिफिट है मार्शल आर्ट्स बुक ऑफ सीक्रेट। अगर तुम सभी ने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की है तो तुम्हें इस किताब के इंपोर्टेंस के बारे में पता होगा। डिमोनिक एकेडमी के लाइब्रेरी में टोटल 5 फ्लोर्स हैं। हर बार तुम जब एक टेस्ट को पास करोगे तुम्हें एक फ्लोर का एक्सेस मिलेगा, और तुम कितना एफर्ट डालते हो उस हिसाब से तुम्हें 6 क्लास के सीक्रेट या फिर मार्शल आर्ट मैनुअल के सीक्रेट के बारे में भी पता चल सकता है। बच्चे सोच रहे थे ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी अभी डिवाइन फिनोलॉजी को सीख पाऊंगा मुरी मास्टर्स की तरह। जियोन सोच रहा था, दी बुक ऑफ मार्शल आर्ट, मैं सर्वाइवल के लिए नेगोंग से ज्यादा जरूरी ये है, मेरे सर्वाइवल के लिए नेगोंग से ज्यादा जरूरी ये है। लिवा फिर कहता है, पहली बात तो ये है कि तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चे कभी 5th फ्लोर तक पहुंच नहीं पाएंगे, इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी नहीं पहुंच पाओगे। हुआ कहता है, पहली बात तो ये है कि तुम में से मोस्ट ऑफ द बच्चे कभी 5वां फ्लोर तक पहुंच नहीं सकते, तुम पुनर्जन्म में क्यों ना ले लो फिर भी तुम नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए अपने होप्स बड़े मत रखना। सियोमेंग उसे देखकर कह रहा था, वो लोगों का मोरल बूस्ट करने में एक नंबर है और लोगों का डाउन करने में भी एक नंबर है। तुम जो भी करते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है लिहुआ उसके बातों पर ध्यान ना देकर कहता है, तीसरी और आखिरी बेनिफिट, तुम लोग एक एक रैंक पा सकते हो जो कि तुम लोगों के पास पहले कभी नहीं थी। किंगवन सोच रहा था, अच्छा तो इसीलिए हम जैसे कैंडिडेट्स के पास से भी कोई रैंक प्रिविलेज नहीं है। सब कुछ पूरा ही बदल गया जब से हम इस एकेडमी के अंदर आए हैं। अब से बस वही सर्वाइव करेगा जो कि ताकतवर होगा। लिहुआ फिर कहता है, हर बार तुम जब भी कोई स्टेज को पार करोगे तुम्हें एक रैंक मिलेगी। लो रैंक वॉरियर फॉर स्टेज 1, मिडिल रैंक वॉरियर फॉर स्टेज 2, हाई रैंक वॉरियर फॉर स्टेज 3, स्क्वाड लीडर फॉर स्टेज 4 और क्लान लीडर फॉर स्टेज 5। मैं स्टेज 6 को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि तुम में से कोई भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, तो फिर कहने का क्या ही फायदा। तुम लोगों में से बहुत सारे लोग स्टेज 3 को भी पार नहीं कर पाएंगे, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। वेल, ये थी सारी बातें, पर तुम्हें नहीं लगता अगर हाई रैंक प्रिंस लो रैंक वॉरियर बनता है तो उनके क्लास की इमेज काफी खराब हो जाएगी। सियोमेंग कहता है, आखिर हम स्टेज 6 को एक स्टेज मानते ही क्यों है, जबकि उस तक पहुंचना पूरा ही नामुमकिन है। इस स्टेज को टोटल 10 लोगों ने भी क्लियर नहीं करा है, जबकि एकेडमी कई सौ साल पुरानी है। लिहुआ फिर कैंडिडेट्स को कहता है, इस एकेडमी में अगर तुम अपर लेवल्स को पास कर पाए तो तुम्हारी रैंक को एक्नॉलेज करी जाएगी। तुम सभी साथ शुरू तो करोगे सेम रैंक के साथ, पर तुम्हारी रैंक बाद में जाकर काफी बदल जाएगी। जियोन सोच रहा था, अगर सर्वाइविंग अब तक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो अभी सर्वाइविंग का मतलब ही है रैंक का ऊपर जाना। लिहुआ फिर कहता है, वेल मैंने तुम लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, अभी तुम लोग ग्रुप्स बना लो हॉस्टल के लिए, क्योंकि हम अभी पहला टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। जियोन ये बात सुनकर काफी घबरा जाता है, और ये बस जियोन ही नहीं बाकी सभी काफी डरे हुए थे। मुझे लगा पहले हमें को सिखाया जाएगा, ये तो गलत बात है, हम क्या करेंगे अगर हम यहाँ से निकाल दिया जाता है। लिहुआ कहता है, सब लोग शांत हो जाओ, जैसे कि मैंने कहा था जो भी फेल होगा उस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो तो लो रैंक वॉरियर कहलाने के भी लायक नहीं। पहले टेस्ट में तुम्हारी बेसिक स्किल को परखा जाएगा, तुम्हारे पास एटलीस्ट बेसिक नेगोंग होनी चाहिए हमारे इस एकेडमी के वॉरियर बनने के लिए। तुम लोग जिनके पास बेसिक नेगोंग नहीं है उन्हें एग्रीकल्चरल कॉमर्शियल सर्विस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा किया जाएगा, तो मरने के लिए तैयार रहना। जियोन सोच रहा था, जिस वजह से 6 क्लास के लेडीज ने मुझे कसम खिलवाई थी जैसे मैं नेगोंग ना सीखूं, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं इसे पास नहीं करूंगा तो मुझे जाकर किसी लोस्ट क्लान का कोई मेंबर बनना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी मुझे कभी भी आकर मार सकता है। वहीं पर मुकेम सोच रहा था, मुझे पता नहीं है कि आइडिया किसका है, पर यह काफी अच्छा है, अब मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा उसे मारने के लिए। तभी वहीं पर साउंड क्लान के लीडर और डिमनिक कल्ट के 5th ओल्डेस्ट हैंग सोयू आते हैं। लिहुआ कहता है, यही है जो कि तुम्हारा पहला टेस्ट लेंगी, और वह साउंड क्लान के लीडर सोयू। पहला टेस्ट ऑनेस्टली कहूँ तो काफी इजी है, अगर तुम यहाँ पर फेल हुए तो तुम कभी भी लो रैंक वॉरियर भी नहीं बन सकते। सभी कैंडिडेट सोच रहे थे आखिर एक ऐसा टेस्ट है कि साउंड क्लान के लीडर को यहाँ पर आना पड़ा। तभी जो देखता है कि सभी ने अपना कान बंद कर दिया है। लिहुआ कहता है, अगर सोयू एक्चुअली अपनी म्यूजिकल एनर्जी को प्ले करेंगे तो तुम सभी लल्लू उनके सामने एक सेकंड भी टेक नहीं पाओगे, पर वो तुम लोगों के लिए साउंड वेव्स को कंट्रोल में रखेगी, तो चिंता मत करना। और अगर तुम लकी हुए तो तुम्हें नेगों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस टेस्ट को पास करने के लिए।
जियोन सोच रहा था मैं तो फंस गया, हमें अभी म्यूजिकल एनर्जी वेव्स को सहना पड़ेगा। सोयू कहते तुम सब बस थोड़े से नेगोंग के साथ ही इसे 1 मिनट तक सह सकते हो। लिहुआ कहता है तुम में से जो भी इसे 1 मिनट तक सुनने के बाद भी बेहोश नहीं होगा वो पास हो जाएगा। तो सभी तैयार हो जाओ, टेस्ट अभी शुरू होती है। और सोयू म्यूजिक बजाना शुरू करती है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे बस 1-2 सेकंड में ही ढेर होना शुरू हो जाते हैं। किसी के चेस्ट में पेन हो रहा था तो किसी के कान से खून निकल रहा था। लिहुआ देखकर सोच रहा था जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, मोस्ट ऑफ द स्मॉल क्लास अभी तक ढेर हो चुके हैं। उनके कंपैरिजन में 6 क्लास के बच्चे और दूसरा हाई रैंकिंग क्लास काफी अच्छा कर रहे हैं। मुकेम सोच रहा था ये तो बस मेरे कानों में गुदगुदी कर रही है। 6 क्लास के बच्चों ने बचपन से मेडिसिन ली है जो कि उन्हें नेगोंग गैदर करने में हेल्प करती आई है, पर वो बास्टर जिसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है वो तो अब तक बेहोश हो चुका होगा। तभी सारे कैंडिडेट्स महसूस करते हैं कि सोयू ने अचानक ही म्यूजिकल एनर्जी वेव्स के पावर को बढ़ा दी है और इसे सहना 6 क्लास के बच्चों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। पर आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? तभी हम सोयू को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। आखिर वो अभी तक नीचे क्यों नहीं गिरा है? और हम देखते हैं कि जियोन बड़े आराम से खड़ा हुआ था। यह क्या, आधे से ज्यादा लोग आखिर नीचे क्यों गिरे हुए हैं? क्या उन्हें इंटरनल इंजरीज हुई है? तो फिर मैं अभी तक कैसे ठीक हूँ? तभी नैनो कहता है मैं पावरफुल हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सेंस कर पा रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी वजह से आपका शरीर डैमेज हो सकता है, इसलिए मैंने इमरजेंसी डिफेंस मोड एक्टिव कर दी है जो कि साउंड वेव्स को ब्लॉक कर रही है। जियोन कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा काम है, इसलिए मुझे कोई भी साउंड वेव सुनाई नहीं दे रही। नैनो कहता है आपने सही कहा, मैंने टेम्पोररीली आपके साउंड सेंसिंग फंक्शन को बंद कर दी है। जियोन कहता है तो फिर मैं तुम्हारी बातें कैसे सुन पा रहा हूँ? नैनो कहता है जानकारी डायरेक्ट आपके दिमाग में भेजी जा रही है, इसलिए आपको मेरी बातें सुनाई दे रही है। जियोन कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जियोन नोटिस करता है कि सोयू उसे बड़े गुस्से में देख रही है। क्या तुम इस खतरनाक लुक को ब्लॉक कर सकते हो? नैनो कहता है क्या आप चाहते हैं मैं आपके विजन को ब्लॉक कर दूं? जियोन कहता है नहीं ठीक है, तुम छोड़ो ये सब। यहाँ पर लिहुआ सोच रहा था मैं सोयू के परफॉर्मेंस के अंदर एक इम्पेशंस को सेंस कर सकता हूँ। साउंड क्लान की हिस्ट्री देखे तो ये पहले से काफी पावरफुल हो गई है और उनके साउंड वेव्स कैंडिडेट्स के लिए कुछ ज्यादा ही है जिनके पास 20 ईयर्स ऑफ वर्थ में नेगोंग नहीं है। जैसे कि मैंने सोचा था वो इसका रीजन है। मैंने सुना था कि उसके पास नेगोंग नहीं है, पर शायद वो गलत था। वो इस पावरफुल एनर्जी वेव्स को बड़े स्टेबल कंडीशन में सह रहा है। ये पहली बार है जब मैंने पहले टेस्ट में ऐसा कुछ एक्साइटिंग देखा है। अब देखना यह है कि वो कब तक टिक पाता है। यहाँ पर इतने पावरफुल एनर्जी वेव्स की वजह से कैंडिडेट के कानों से खून निकलने लगा था और अब तो 6 क्लास के कैंडिडेट्स को भी काफी मुश्किल हो रही थी इसे सहने में। मुकेम सोच रहा था मुझे इस टेस्ट को पास करना ही पड़ेगा मेरे क्लान के प्राइड के लिए, पर आखिर सोयू से इतनी इंटेंसली क्यों यूज कर रही है? और उनका हावभाव भी बहुत ही बदल चुका है, लग रहा है वो काफी गुस्से में है। तभी मुकेम पीछे मुड़कर देखता है और वो जो देखता है पूरा ही चौंक गया था। दूसरे 6 क्लास के बच्चे सोच रहे थे आखिर उसे क्या हुआ, आखिर वो ऐसे क्यों देख रहा है? और ऐसे में हमें तो पीछे देखने का कोई रीजन नहीं है, क्या हमारे पीछे कुछ है? और वो सभी पीछे मुड़कर जियोन को स्टेबल कंडीशन में देखकर पूरा चौंक गए थे। आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? उस बास्टर्ड के पास तो कोई भी नेगोंग नहीं है और वो बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ है। देखकर तो लग रहा है कि उसे बिल्कुल भी थका नहीं हुई है। मुकेम गुस्से में सोच रहा था तो उस बास्टर्ड के पास सच में नेगोंग है। मुकेम सोच रहा था तो उस बास्टर्ड के पास सच में नेगोंग है। यहाँ पर जियोन नैनो को कहता है अगर मैं जो सोच रहा हूँ अगर ये ऐसा ही है तो सोयू और 6 क्लास के बच्चे मेरे ऊपर गुस्सा है, राइट? नैनो कहता है रुकिए, मैं उनके फेशियल मूवमेंट्स को ट्रैक करके कहता हूँ। उनके फेशियल मसल्स को देखकर मैं बता सकता हूँ उनके चेहरे पर मूर्खता, आश्चर्य, चिड़चिड़ापन और गुस्सा दिखाई दे रहा है। जियोन कहता है क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा, मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हो रहा है, पर मैं उनके चेहरे पर विरोधाभाव देख सकता हूँ। ये ऑब्वियस है कि मेरी वजह से उनके प्राइड हर्ट हो रही है। मेरे पास कोई भी नेगोंग नहीं है और मैं बड़े आराम से खड़ा हुआ हूँ। अगर मैंने ऐसे टेस्ट को पास कर लिया तो वो बिलीव ही नहीं करेंगे कि मेरे पास नेगोंग नहीं है। नैनो क्या तुम मुझे इंटरनली इंजर्ड कर सकते हो? नैनो कहता है क्या आप कहना चाह रहे हैं आप इंटरनल इंजरी ऑर्गन्स को इंजर्ड करके करना चाह रहे हैं? जियोन कहता है ठीक है ऐसा ही करो। नैनो कहता है ये करना पॉसिबल तो है पर मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, खुद को इंटेंशनली हर्ट करना अच्छी बात नहीं है। जियोन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार टेस्ट पूरा हो जाए मुझे एक इंटरनल इंजरी दे दो जिससे मुझे खून की उल्टी हो जाए। नैनो कहता है ठीक है, आपके कहे मुताबिक ऑर्गन्स को इंजर कर दिए जाएंगे। यहाँ सोही बड़े गुस्से में थी और सोच रही थी ऑलमोस्ट 1 मिनट होने को आए हैं और वो 15 साल का बास्टर्ड अभी भी मेरे सामने इजीली खड़ा हुआ है। मैं ऐसे टेस्ट को खत्म नहीं कर सकती, मैं प्राइड मुझे अलाउ नहीं करेगा। कोशिश करो और इसे सह कर दिखाओ जिसमें मैं अपनी आधी बॉडी के पावर यूज करूंगी। लिहुआ कहता है ये काफी डेंजरियस है और हमें ये जल्दी ही दिख जाता है क्योंकि पॉइजन क्लान के प्रिंस के कानों से खून निकल रहा था और बाकियों का भी हाल काफी बुरा हो चुका था।
लीवा जल्दी से सोयू को रुकने को कहता है। रुक जाइए सोयू, थोड़ा सा और भी और खतरनाक साबित हो सकता है। और सोयू फाइनली रुक जाती है और सिक्स क्लान के कैंडिडेट्स बाल बाल बचते हैं। ये सब सियोमैंग देखकर कह रहा था, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी और पावर का इस्तेमाल करी होती तो इस बार पहले टेस्ट में कोई भी पास नहीं होता। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि सोयू अपने कंट्रोल से बाहर चली गई थी। सोयू भी सोच रही थी मैंने आखिर क्या कर दिया। मैं अपने गुस्से को उस लड़के के खिलाफ नहीं रोक पाई और मेरी आधी पावर का यूज़ करने लगी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने सिक्स क्लान का ऑर्डर का वायलेशन किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चियोन ने कसम के खिलाफ जाकर नेगोंग हासिल करी है। तभी प्लान के हिसाब से चियोन खून की उल्टी करना शुरू करता है। मुकेम देखकर सोच रहा था ये अचानक से उसे क्या हुआ, आखिर वो इतनी खून की उल्टी क्यों कर रहा है। और ये कुछ ज्यादा ही उल्टी थी और ये प्लान चियोन का नहीं था। नैनो पागल कहीं के, ये क्या कर दिया तुमने। नैनो कहता है आपने जैसा ऑर्डर दिया था आपके 30% ऑर्गन्स को मैंने डैमेज कर दिया है और जितना हो सके मैं खून बाहर निकाल रहा हूँ, जिस वजह से आपको खून की उल्टी हो रही है। चियोन कहता है हे पागल कहीं के, ऐसा पहले कहो ना, मुझे लगा कि मैं मर रहा हूँ। और उसकी इतनी खून की उल्टी होता होता लीवा जल्दी से उसके पास जाता है। अगर वो टेस्ट की वजह से मारा जाता है तो इसका जिम्मेदार मैं होऊंगा, पर मैं लीडर के ब्लड लाइन को ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। हे बच्चे क्या तुम ठीक हो। नैनो चियोन को कहता है मैं 7% बेहोशी को महसूस कर रहा हूँ, जो कि हुआ है ब्लड लॉस की वजह से, इसलिए सेल्फ हीलिंग मोड को एक्टिवेट किया जा रहा है ऑर्गन डैमेज एंड ब्लड लॉस की वजह से। चियोन फिर ल्यूहा को कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। ल्यूहा कहता है हे तुम्हें पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। नैनो तभी कहता है मास्टर आपकी कंडीशन काफ़ी सीरियस हो चुकी है। चियोन कहता है नहीं रुको, थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। वहीं पर ल्यूहा सोच रहा था आखिर उसके पास कितनी नेगोंग है जो कि वो इतना कुछ सह पाया। और ल्यूहा चेक करके पूरा ही शौक हो जाता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है। लड़का सच में पागल है। मैंने 7 प्रिंस के बारे में बुरे बुरे र्यूमर सुने थे, पर मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने पहले टेस्ट को इजीली पास कर लिया, और वो भी बस अपने मेंटल स्ट्रेंथ और प्योर हिम्मत की वजह से। उसके बाद चियोन को जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए इन्फर्मरी भेजा जाता है और अब चियोन नैनो को कहता है नैनो मुझे जल्दी से हील कर दो। सोयू सोच रही थी उस लड़के ने मेरे एनर्जी वेव्स को ऐसे सहा जैसे कि वो कुछ भी नहीं था, पर उसे सेवरल इंटरनल इंजरीज हुई है। तभी ल्यूहा आकर कहता है ये कुछ ज़्यादा ही था सोयू, आपने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। सोयू कहती है क्या बाय एनी चांस उसके पास थोड़ी सी भी नेगोंग है। ली कहता है नहीं, उसके पास बिल्कुल भी नेगोंग नहीं है, उसने अपना प्रॉमिस रखा है। सोयू ये बात बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाती, आखिर ये कैसा हो सकता है, आखिर वो मेरे एनर्जी वेव्स को ऐसे कैसे सह सकता है बिना नेगोंग के। अगर उसके पास नेगोंग नहीं था तो उसे भी दूसरे बच्चों की तरह ही बेहोश हो जाना चाहिए था। ल्यूहा कहता है उसे काफ़ी सीरियस इंजरीज आई है और वो ये सब अपनी हिम्मत की वजह से कर पाया है। सोयू कहती है क्या उसने ये सब कुछ अपने विल की मदद से किया है। ल्यूहा कहता है ये बस प्योर हिम्मत है और ये किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। ल्यूहा सोच रहा था अगर चियोन लॉर्ड का नाजायज बेटा नहीं होता तो मैं उसे अपना स्टूडेंट बना लेता, पर 6 क्लास के खिलाफ जाकर कुछ भी हासिल नहीं होगा, मेरे लिए बस मुश्किलें ही बढ़ेंगी। फिर हमें सियोमैंग को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था क्या वो ये सब कुछ अपनी हिम्मत की वजह से कर पाया है। ये लड़का तो सच में काफ़ी मज़ेदार है। ल्यूहा कहता है हर बात पर अपना दिमाग मत डालो, कोने में जाकर जितना पीना है बैठकर पीते रहो। सियोमैंग कहता है हे लाल बाल, मैं ऐसे भी जाकर पीता अगर तुम मुझे नहीं भी कहते। ल्यूहा कहता है चल निकल बेवड़ा कहीं का। सियोमैंग कहता है एक आदमी अगर वो गार्डियन नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता, वो कुछ ज़्यादा ही बात नहीं कर रहा। ल्यूहा कहता है लगता है तुम पीने के बाद भी अच्छा बोल लेते हो, उस दिन जैसे तुमने कहा था अगर तुम्हें गार्डियन नहीं होते तो कब के मर चुके होते। सियोमैंग को इससे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसके पास एनर्जी से ही 6 क्लान के कैंडिडेट्स की हालत खराब होने लगी थी। सियोमैंग कहता है चलो मैं इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और उन्हें तो देखो जमीन में रेंग रहे हैं बस इतने से एनर्जी से। उनसे तो अच्छा वो लड़का था, मुझे वो लड़का पसंद आया। डीमनिक एकेडमी की इन्फर्मरी यानी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और इसका डॉक्टर है बाइक जोंग म्यूंग, जो कि डॉक्टर बाइक का स्टूडेंट है। डॉक्टर म्यूंग जल्दी आइए एक पेशेंट है। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं पेशेंट, ये कैसे हो सकता है, सच में पेशेंट आया है। सोचा जाए तो एकेडमी के खोलने के पहले दिन ही कोई पेशेंट, जैसे कि मैंने सोचा था ये एकेडमी बेस्ट है। जो गार्ड्स चियोन को लेकर यहाँ पर आए थे वो डॉक्टर म्यूंग को ऐसा करता हुआ देखकर सोच रहे थे आखिर उन्हें क्या हुआ। मैंने सुना है कि डॉक्टर म्यूंग डॉक्टर बाइक के स्टूडेंट है, पर लगता है कि उन्हें लोगों का ट्रीटमेंट करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। डॉक्टर म्यूंग कहता है जल्दी करो उसे अंदर लेकर आओ। डॉक्टर म्यूंग फिर चियोन को देखकर कहता है ये क्या, आखिर एक टेस्ट कितना हार्ड हो सकता है जिससे कि इंसान इस कंडीशन पर पहुंच जाए। क्या उसके पेट में कुछ घोंपा गया था। गार्ड्स कहते हैं नहीं, वो इंटरनल इंजर्ड हुआ है। डॉक्टर म्यूंग ये सुनकर चौंक जाते हैं, क्या ये सब इंटरनल डैमेज की वजह से हुआ है।
गार्ड्स कहते हैं उसके पास नेगोंग नहीं है, इसीलिए लेफ्ट गार्डियन ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि उसका स्पेशल केयर लिया जा सके। डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था, मैंने 10 सालों में बहुत से केसेस देखे हैं जब मैं डॉक्टर बाइक के अंडर काम करता था, पर यह पहली बार है जब मैं एक इंटरनल इंजरी की वजह से इतना ब्लड देख रहा हूँ। गार्ड्स फिर कहते हैं जबकि हमने उसे यहाँ पर छोड़ दिया है, हम चलते हैं। पर दूसरा गार्ड जियोन को देखे ही जा रहा था। वो बच्चा जब हमने उसे पहली बार देखा था और अब देख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्या ये सच में ही ऐसा है या फिर मैं गलती कर रहा हूँ? खैर उसके बाद डॉक्टर म्यूंग जियोन के पास को चेक करने लगते हैं। जियोन सोच रहा था, मैं तो भूल ही गया था कि एकेडमी में एक इन्फर्मरी है। मैंने ऑलमोस्ट मेरे इंटरनल डैमेज को पूरा हील कर दिया था और अभी भी मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, पर मुझे सहना होगा जब तक डॉक्टर मुझे पूरा चेक नहीं कर लेते। डॉक्टर म्यूंग कहते हैं उसके पास क्लियरली काफ़ी रेगुलर और फास्ट है, तो शायद उसे इंटरनली बहुत ही डैमेज हुआ है, पर ये फिर भी काफ़ी अजीब है। अगर तुम अपने जीभ को भी काट लोगे तब भी इतना खून नहीं बहेगा। लगता है कि मुझे एक्यूपंक्चर के साथ शुरुआत करनी चाहिए। तभी राइट गार्डियन सियोमेंग दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और इसे डॉक्टर म्यूंग पूरा ही डर गया था। आपने तो मुझे डरा ही दिया था राइट गार्डियन, आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? सियोमेंग कहता है, देखो तो वो छोटा लड़का जो कि अपने टीचर के साथ ही चिपका रहता था किसी डरपोक की तरह, आज वो एकेडमी का डॉक्टर है। तुमने सच में सक्सेस हासिल करी है बच्चों। डॉक्टर म्यूंग काफी धीमे धीमे कहते हैं, वही घमंडीपन बातों में बिल्कुल भी नहीं बदला। डॉक्टर म्यूंग फिर सियोमेंग को कहता है, आखिर आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं? मैं इतना तो श्योर हूँ कि आप जो कि राइट गार्डियन है, आप इंजर्ड नहीं हुए होंगे। सियोमेंग कहता है, ओहो, लगता है तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर म्यूंग कहता है, अरे नहीं नहीं, आप आइए ना प्लीज़, यहाँ पर बैठिए। मैं उन्हें कभी समझ नहीं सकता कब क्या कर देंगे। सियोमेंग फिर जियोन को देखकर कहता है, इसे तो देखो, क्या ये एक इंटरेस्टिंग बच्चा नहीं है? जियोन सोच रहा था, क्या आखिर वो आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है? क्या उसे समझ में आ गया है कि मैं इंटरनल डैमेज का नाटक कर रहा हूँ और उसमें से काफ़ी शराब की बदबू आ रही है? सियोमेंग फिर गुस्से में कहता है, आखिर तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? और सियोमेंग जियोन को अपने नेगों की मदद से उठाकर बिठा देता है। डॉक्टर म्यूंग ये देखकर सोच रहा था, उन्होंने उसे उठाकर बिठा दिया बिना ही टच किए। यहाँ पर जियोन सोच रहा था, क्या उसने मुझे नेगों की मदद से बिठा दिया है? मैं मेरे शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा क्योंकि मेरा शरीर अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। सियोमेंग कहता है, अगर तुम ऐसे सोने का नाटक करते रहोगे मैं तुम्हें मारना शुरू कर दूंगा। जियोन इसलिए डर के मारे आंखें खोल देता है और सोच रहा था, धत, मैं पकड़ा गया। सियोमेंग हंसने लगता है और कहता है, देखो तो इसे, ये कितना इंटरेस्टिंग है। कोई भी एक्सपीरियंस्ड वॉरियर बता सकता है तुम सो रहे हो या नहीं, बस तुम्हारे सांसों के साउंड से। जियोन मन में कहता है, उसे मेरे सांसों के साउंड से पता चल गया कि मैं सो नहीं रहा था। तभी नैनो कहता है, मास्टर, लोगों की एवरेज ब्रीथिंग काउंट 15 से 20 साल के लड़के के लिए 12 से 20 पर मिनट होता है। हाउएवर आपके साथ से 8 पर मिनट चल रही थी, जो कि काफी अननेचुरल है। जियोन कहता है, मुझे सर फालतू ज्ञान देना बंद करो। सियोमेंग फिर कहता है, अब के बच्चों में तुम्हारी जैसी कोई हिम्मत नहीं है, तुम सच में काफी अच्छे हो। जियोन सोचने लगता है, क्या वो यहाँ पर इसलिए नहीं आया है क्योंकि उसने नोटिस कर दिया था कि मैं नाटक कर रहा हूँ? सियोमेंग कहता है, अब के बच्चों में एंड्योरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो बस हमेशा आसान रास्ता ही खोजते रहते हैं, छोटे छोटे मुश्किलों से काफ़ी डर जाते हैं। जियोन सोच रहा था, पर मैंने तो इसे हिम्मत की मदद से नहीं क्लियर किया है। सियोमेंग कहता है, तुम्हारे पास जो हिम्मत है, जो विल है, वो दूसरों के पास नहीं है। डॉक्टर म्यूंग कहता है, पेशेंट की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, अच्छा होगा कि आप उसे ट्रीटमेंट लेने दें। सियोमेंग कहता है, हे, देख नहीं सकते क्या एक बड़ा बात कर रहा है, चुपचाप वहीं पर ही खड़े रहो। तभी अचानक से जियोन फिर से खून की उल्टी करने लगता है, जो देखकर डॉक्टर म्यूंग कहता है, उसकी हालत सच में काफ़ी ख़राब है। सियोमेंग फिर नेगोंग को हटा लेता है, जिस वजह से जियोन बेड पर गिर जाता है। सियोमेंग कहता है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। जियोन ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज होता है और पूछता है, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? सियोमेंग कहता है, मैं तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। जियोन कहता है, राइट गार्डियन, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ? सियोमेंग कहता है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हारे बारे में नहीं जानता। जियोन कहता है, क्या ऐसे 6 क्लास गुस्सा नहीं होंगे कि मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा? सियोमेंग कहता है, तुम काफ़ी फनी बातें करते हो। वे लोग आखिर कर ही क्या सकते हैं, और ऐसे भी उन्हें एक दूसरे के साथ कम्पीट करना होगा, तुम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जियोन सोच रहा था, ये काफ़ी अच्छा मौका है, पर क्या होगा अगर ये ट्रैप हुआ तो? डॉक्टर में उन दोनों की बातें सुनकर सोच रहा था, तो यही है वो 7th प्रिंस। मुझे पता है कि सभी उसके साथ ट्रिक करना शुरू कर चुके होंगे, पर उसका इतना ब्लड लॉस करवाना ये कुछ ज़्यादा ही है। जियोन फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे ये ऑफर काफ़ी अचानक कर दी, ऐसे मुझे एक टीचर तो चाहिए। सियोमेंग कहता है, हे, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो, जैसे कि मैंने तुम्हें भीख में मांगी है, मेरा स्टूडेंट बन जाओ। सियोमेंग सोचने लगता है, उस बच्चे के दिमाग में बहुत से डाउट्स हैं,
वेल उसने अभी तक जैसे भी जिंदगी जी है ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सियोमेंग फिर कहता है ठीक है, और वो उसे पेपर देता है और कहता है इस एकेडमी में सर्वाइव करने के लिए तुम्हें सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम यहाँ पर बहुत दिनों तक अटके रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि दूसरे तुमसे आगे निकल जाएंगे? इवन तो तुमने पहले टेस्ट को पास कर लिया अपने शेयर रूल की मदद से, पर क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास नेगों का नामो निशान भी नहीं है वो सेकंड टेस्ट को ऐसे ही पास कर सकता है? हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 10 की नरेशन करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में सियोमेंग कहता है अगर तुम यहाँ पर ही फंसे रहे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम सबसे पीछे रह जाओगे? तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास नेगोंग नहीं है, क्या वो सेकंड टेस्ट को पास कर भी पाएगा? कोई भी जो कि वॉरियर बनना चाहता है उसे हमेशा एक स्टेप आगे सोच के रखना पड़ता है दूसरों से। क्या तुम यहाँ पर इन्फरीमरी में प्लान करे हो 2 हफ्ते रहने की और शुरू से सबके पीछे रहने की, जब तुम यहाँ पर हो दूसरे लोग तुमसे बहुत ही आगे जा चुके होंगे? क्यों सोच रहा था मैं इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता, पर मुझे यहाँ पर कुछ दिनों तक रहना ही पड़ेगा ताकि किसी को भी शक ना हो। सियोमेंग फिर कहता है आखिर उस लाल बाल ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा? जियोन कहता है क्योंकि मुझे इंटरनल डैमेज हुआ है। सियोमेंग कहता है ऑफ कोर्स अगर तुम हर्ट हो जाओगे तो तुम्हें इन्फर्मरी भेजा जाएगा, पर क्या यह बात अजीब नहीं है? वहाँ दूसरे बच्चे भी थे जिन्हें इंटरनल डैमेज हुआ था, पर आखिर उसने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा? ज़्यादातर मोरिन पीपल खुद के इंटरनल डैमेज को हील कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ऑफ कोर्स अगर तुम डॉक्टर के पास जाओगे या फिर मेडिसिन की हेल्प लोगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जियोन कहता है तो आपका मतलब? सियोमेंग कहता है तुमने सही कहा, दूसरे बच्चे खुद को एटलीस्ट थोड़ा बहुत हील कर सकते हैं तो उन्हें यहाँ पर भेजने का कोई तुक नहीं बनता। जियोन सोचता है अच्छा इसलिए मैं यहाँ पर इन्फर्मरी में अकेला हूँ क्योंकि मैं खुद को हील नहीं कर सकता। सियोमेंग सोच रहा था हम ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं, क्या मैं इसे जल्दी ख़त्म कर दूँ? सियोमेंग कहता है एक बच्चा जो कि मेडिटेशन करके खुद को हील नहीं कर सकता, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा कोई जल्दी इंटरनल डैमेज को ठीक कर पाएगा? जियोन सोच रहा था यह पॉसिबल तो है क्योंकि मेरे पास नैनो है, पर राइट गार्डियन दूसरे जो भी बातें कर रहे थे वो बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने सोचा था अगर मैं दूसरे स्टेज में जाना चाहता हूँ मुझे नेगोंग चाहिए होगी। जियोन को फिर याद आता है और वो कहता है मैंने सुना था अगर मैं पास हो जाऊंगा तो मुझे मेडिसिन बॉल मिलेगी और एकेडमिक लाइब्रेरी का फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस। सियोमेंग हंसने लगता है और कहता है लगता है लालवाल तुम्हें कुछ जरूरी बातें कहना भूल गया है। एकेडमिक लाइब्रेरी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जब मर्जी आ जा सकते हो, तुम बस तभी अंदर जा सकते हो जब तुम एक टेस्ट को पास करोगे। क्या तुम्हें लगा था तुम्हें यहाँ पर खुली छूट मिलेगी कोई भी जरूरी किताब देखने के लिए? ये जगह बहुत ही सिक्योर है और तुम फर्स्ट फ्लोर में बस 2 घंटे ही रह सकते हो। जियोन कहता है क्या इस पर भी लिमिट है? मुश्किल से एक पहाड़ को क्रॉस करते ही सामने एक और पहाड़ आ गया। सियोमेंग कहता है जैसे जैसे तुम हाई लेवल पर जाते रहोगे तुम्हें ज्यादा समय मिलता रहेगा, पर तुम्हें याद रखना होगा तुम कुछ भी लिखकर नहीं रख सकते, तुम्हें सब याद रखना पड़ेगा और किताबों को पूरा याद करना कोई आसान बात नहीं है। जियोन सोच रहा था ये तो मेरे लिए एक एडवांटेज हो गया। नैनो के स्कैनिंग स्किल की मदद से 2 घंटों में मैं 1 या 2 किताब को नहीं 100 किताब को स्कैन कर सकता हूँ। सियोमेंग कहता है एक लड़का जिसके पास नेगोंग नहीं है इस डीमनिक एकेडमी में 4 साल ऐसे ही बिता पाएगा। जियोन सोच रहा था क्या वो कह रहे हैं मैं दूसरों से अलग हूँ? मेरा मतलब ज़्यादातर बच्चे जो भी यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने क्लास में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग करी होगी, पर मेरे पास ना ही मार्शल आर्ट्स का स्किल है और ना ही नेगोंग। 6 क्लान के थ्रेट से बचने के लिए क्या मुझे सच में उनका स्टूडेंट बन जाना चाहिए? जियोन फिर कहता है मेरे साइड में जो ये पेपर है क्या ये नेगोंग ब्रेथ है? सियोमेंग कहता है अच्छा तो तुम गधे नहीं हो, तुमने सही कहा ये नेगोंग ब्रेथ है। अगर तुम मेरे स्टूडेंट बनते हो तो मैं तुम्हें नेगोंग ब्रेथ सिखाऊंगा। जियोन सोच रहा था मुझे पता नहीं वो मुझे सच में अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं या नहीं, पर मुझे मेरे साथ कोई तो चाहिए। जियोन सोचने लगता है मैं जो 6 क्लान की कसम की वजह से नहीं सीख पाया था ये मेरा मौका है नेगोंग ब्रेथ सीखने का। और जियोन तुरंत ही सियोमेंग के सामने बो डाउन करता और कहता है मैं राइट गार्डियन को मेरे टीचर के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ, प्लीज़ मुझे आपका स्टूडेंट बनाइए। एक स्टूडेंट को अपने टीचर के सामने 2 बार बो करना चाहिए। सियोमेंग कहता है खड़े हो जाओ, लॉर्ड का खून किसी के सामने नहीं झुकेगा, बस लॉर्ड के सामने ही झुकेगा। आज तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मेरा मतलब मैं जब तक वापस नहीं आता तुम नेगोंग ब्रेथ को सीखने की कोशिश करो और उसे याद करो। हे डॉक्टर बच्चे मैं जा रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट का अच्छे से ख्याल रखना। डॉक्टर म्योंग कहता है वो वापस जा रहे अपने चेहरे पर एक खुशी के साथ, पर मुंह में शराब की बदबू हमेशा की तरह ही आ रही है। डॉक्टर म्योंग फिर जियोन को कहता है क्या तुम ठीक हो? जियोन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये ऐसा था जैसे कि मेरे ऊपर से कोई स्टोन गुजर गया।
डॉक्टर म्यूंग कहता है वो शायद तुम्हें काफ़ी पसंद करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन राइट गार्डियन का स्टूडेंट बनने के लिए, पर तुम्हारी इंटरनल डैमेज की वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हुई और उसके साथ तुम्हें उन्हें भी झेलना पड़ा। तुम्हारे पल्स अभी भी नॉर्मल नहीं है। रुको मैं जाकर एक्यूपंक्चर का टूल लेकर आता हूँ। जो सोच रहा था नैनो